साथियों, आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में कहीं ना कहीं तो सुना होगा। अश्विनी उपाध्याय, PIL मैन ऑफ इंडिया, उन्होंने उसकी 15 ऐसी समस्याओं का वर्णन किया जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि ये तो बहुत बड़ी समस्याएं हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों के लिए बनाया गया एक ऐसा बोर्ड है जिसमें उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। अब चलिए हम आपको 15 परेशानियों की पूरी लिस्ट में शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। मुस्लिम पर्सनल लॉ में बहुविवाह करने की छूट है, लेकिन अन्य धर्मों में एक पति एक पत्नी का नियम बहुत कड़ाई से लागू है। बाचपन या नपुंसकता जैसा उचित और व्यवहारिक कारण होने पर भी हिंदू, पारसी, ईसाई के लिए दूसरा विवाह करना एक गंभीर अपराध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 494 में बहुविवाह के लिए 7 साल की सजा का प्रावधान है। इसलिए कई लोग दूसरा विवाह करने के लिए मुस्लिम धर्म अपना लेते हैं। भारत जैसे सेकुलर देश में मौज मस्ती के लिए भी 4 निकाह जायज़ है, जबकि इस्लामिक देश पाकिस्तान में पहली बीवी की इजाज़त के बिना शौहर दूसरा निकाह नहीं कर सकता है। मानव इतिहास में एक पति एक पत्नी का नियम सर्वप्रथम भगवान श्री राम ने लागू किया था। यह किसी भी प्रकार से धार्मिक या मजहबी विषय नहीं है, बल्कि सिविल राइट, ह्यूमन राइट, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी और राइट टू डिग्निटी का मामला है। इसलिए यह जेंडर न्यूट्रल और रिलीजियन न्यूट्रल होना चाहिए। ये पहली समस्या। दूसरी परेशानी की बात करें तो कहने को तो भारत में संविधान अर्थात विधान है, लेकिन विवाह की न्यूनतम उम्र भी सबके लिए समान नहीं है। मुस्लिम लड़कियों की वयस्कता की उम्र निर्धारित नहीं है और माहवारी शुरू होने पर लड़की को निकाह योग्य मान लिया जाता है। इसलिए 9 वर्ष की उम्र में लड़कियों का निकाह कर दिया जाता है, जबकि अन्य धर्मों में लड़कियों की न्यूनतम उम्र 18 और लड़कों की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कई बार कह चुका है कि 20 वर्ष से पहले लड़की शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होती है। 20 वर्ष से पहले गर्भधारण करना जच्चा बच्चा दोनों के लिए अत्यधिक हानिकारक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार लड़का हो या लड़की 21 वर्ष से पहले दोनों को मानसिक रूप से परिपक्व नहीं बताया जा सकता। 21 वर्ष से पहले तो बच्चे ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाते हैं और आर्थिक रूप से माता पिता पर निर्भर होते हैं। इसलिए विवाह की न्यूनतम उम्र सबके लिए समान 21 वर्ष करना नितांत आवश्यक है। विवाह की न्यूनतम उम्र किसी भी तरह से धार्मिक या मजहबी नहीं है, बल्कि सिविल राइट, ह्यूमन राइट, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी, राइट टू हेल्थ का मामला है। इसलिए यह जेंडर न्यूट्रल, रिलीजियन न्यूट्रल और 21 वर्ष होना चाहिए। ये दूसरा कारण रहा है, दूसरी परेशानी रही है। मैं तीसरे परेशानी और बेहद ज़रूरी परेशानी पर प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 तलाक अवैध घोषित होने के बावजूद अन्य प्रकार के मौखिक तलाक, तलाक हसन एवं तलाक अहसन आज भी मान्य है। इसमें भी तलाक का आधार बताने की बाध्यता नहीं है और केवल 3 महीने तक प्रतीक्षा करना है। यदि अन्य धर्मों में केवल न्यायालय के माध्यम से ही विवाह विच्छेद हो सकता है, हिंदू, ईसाई, पारसी आपसी सहमति से भी मौखिक विवाह विच्छेद की सुविधा से वंचित हैं, मुसलमानों में प्रचलित मौखिक तलाक का न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही नहीं होने के कारण मुस्लिम बेटियों और उनके माता पिता, भाई बहन और बच्चों को हमेशा भय के वातावरण में रहना पड़ता है। तुर्की जैसे मुस्लिम बाहुल्य देश में भी अब किसी तरह का मौखिक तलाक मान्य नहीं है। इसलिए तलाक लेने का तरीका जेंडर न्यूट्रल, रिलीजियन न्यूट्रल और सबके लिए यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब बात करेंगे हम चौथे परेशानी पर। ये तो बात रही आपके 3 तलाक की जो अभी तक है। चौथा है, मुस्लिम कानून में मौखिक वसीयत एवं दान मान्य है, लेकिन अन्य धर्मों में केवल पंजीकृत वसीयत एवं दान ही मान्य है। मुस्लिम कानून में 1/3 से अधिक संपत्ति का वसीयत नहीं किया जा सकता है, जबकि अन्य धर्मों में 100% संपत्ति का वसीयत किया जा सकता है। वसीयत और दान किसी भी तरह से धार्मिक या मजहबी विषय नहीं है, बल्कि सिविल राइट, ह्यूमन राइट, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी और राइट टू लिबर्टी का मामला है। इसलिए यह जेंडर न्यूट्रल, रिलीजियन न्यूट्रल और सबके लिए यूनिफॉर्म होना चाहिए। 5वां मामला आपको हम बताते हैं कि 5वीं परेशानी क्या है। मुस्लिम कानून में उत्तराधिकारी की व्यवस्था अत्यधिक जटिल है। पैतृक संपत्ति में पुत्र एवं पुत्रियां
दोनों का अधिकार अत्यधिक भेदभाव है। अन्य धर्मों में भी विवाहोपरांत अर्जित संपत्ति में पत्नी के अधिकार अपरिभाषित हैं और उत्तराधिकारी के कानून बहुत जटिल हैं। विवाह के बाद पुत्रियों के पैतृक संपत्ति में अधिकार सुरक्षित रखने की व्यवस्था नहीं है और विवाहोपरांत अर्जित व्यवस्था में पत्नी के अधिकार अपरिभाषित हैं। उत्तराधिकारी किसी भी तरह से धार्मिक या मजहबी विषय नहीं है, बल्कि सिविल राइट, ह्यूमन राइट, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी और राइट टू लाइफ का मामला है। इसलिए यह भी जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल और सबके लिए यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब छठे परेशानी की तरफ रुख करें तो विवाह विच्छेद यानी तलाक का आधार सबके लिए एक समान नहीं है। व्यभिचार के आधार पर मुस्लिम शौहर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है, लेकिन बीवी अपने शौहर को तलाक नहीं दे सकती है। हिंदू, पारसी और ईसाई धर्म में तो व्यभिचार तलाक का ग्राउंड ही नहीं है। कोढ़ जैसी लाइलाज बीमारी के आधार पर हिंदू और ईसाई धर्म में तलाक हो सकता है, लेकिन पारसी और मुस्लिम धर्म में नहीं। कम उम्र में विवाह के आधार पर हिंदू धर्म में विवाह विच्छेद हो सकता है, लेकिन पारसी, ईसाई, मुस्लिम में यह संभव नहीं। विवाह विच्छेद किसी भी तरह से धार्मिक विषय नहीं है। फिर से वही सिविल राइट, ह्यूमन राइट, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी और राइट टू लाइफ का मामला है। इसलिए यह पूर्णतः जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल और सबके लिए यूनिफॉर्म होना चाहिए। सातवां और बहुत ही रोचक जानकारी है इसमें। सातवां कारण है, सातवीं परेशानी, गोद लेने और भरण पोषण करने का नियम भी हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई के लिए अलग अलग है। मुस्लिम महिला गोद नहीं ले सकती है और अन्य धर्मों में भी पुरुष प्रधानता के साथ गोद लेने की व्यवस्था लागू है। गोद लेने का अधिकार किसी भी तरह से धार्मिक या मजहबी विषय नहीं है। फिर से वही सबके लिए रिलीजियन न्यूट्रल और सबके लिए यूनिफॉर्म होना चाहिए। आठवां, विवाह विच्छेद के बाद हिंदू बेटियों को गुजारा भत्ता मिलता है, लेकिन तलाक के बाद मुस्लिम बेटियों को गुजारा भत्ता नहीं मिलता है। गुजारा भत्ता किसी भी तरह से धार्मिक या मजहबी विषय नहीं है। यहाँ भी बिल्कुल सिविल राइट, ह्यूमन राइट, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी, राइट टू लाइफ का मामला है। इसलिए यह पूर्णतः जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल और सबके लिए यूनिफॉर्म होना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की तर्ज पर सभी नागरिकों के लिए एक समग्र, समावेशी और एकीकृत भारतीय नागरिक संहिता लागू होने से विवाह विच्छेद के बाद भी बहन बेटियों को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, मिलेगा, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान हो, पारसी हो या ईसाई हो, और धर्म जाति के क्षेत्र लिंग आधारित विसंगति समाप्त होगी। नौवां कारण और नौवीं परेशानी है, पैतृक संपत्ति में पुत्र पुत्री तथा बेटा बहू को समान अधिकार प्राप्त नहीं है और धर्म, क्षेत्र और लिंग आधारित बहुत सी विसंगतियां व्याप्त हैं। विरासत, वसीयत और संपत्ति का अधिकार किसी भी तरह से धार्मिक विषय नहीं है। ये फिर से वही है, सबके लिए सेम, न्यूट्रल एवं यूनिफॉर्म होना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की तर्ज पर सभी नागरिकों के लिए एक समग्र, समावेशी और एकीकृत कानून भारतीय नागरिक संहिता लागू होने से धर्म, क्षेत्र, लिंग आधारित विसंगतियां समाप्त होंगी और विरासत, वसीयत तथा संपत्ति का अधिकार सबके लिए एक समान होगा, फिर वो चाहे किसी भी कम्युनिटी के हों। दसवीं परेशानी क्या है वो हम आपको बताएं। अलग अलग पर्सनल लॉ लागू होने के कारण विवाह विच्छेद की स्थिति में विवाहोपरांत अर्जित संपत्ति में पति पत्नी का समान अधिकार नहीं है, जबकि यह किसी भी तरह से धार्मिक मजहबी मामला नहीं है। भारतीय दंड संहिता की तर्ज पर सभी नागरिकों के लिए एक समग्र, समावेशी, एकीकृत भारतीय नागरिक संहिता लागू होने से धर्म, क्षेत्र, लिंग आधारित विसंगतियां समाप्त होंगी और विवाहोपरांत अर्जित संपत्ति का अधिकार लेने के लिए एक समान अवसर होंगे, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो। 11वां कारण, 11वीं परेशानी है, अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ लागू होने के कारण मुकदमों की सुनवाई में अत्यधिक समय लगता है। भारतीय दंड संहिता की तरह सभी नागरिकों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक समग्र, समावेशी एवं एकीकृत भारतीय नागरिक संहिता लागू होने से न्यायालय का बहुमूल्य समय बचेगा और नागरिकों को त्वरित लाभ मिलेगा, त्वरित न्याय मिलेगा। 12वां जो कारण है वो आप सुनिएगा। 12वीं जो परेशानी है, अलग अलग संप्रदाय के लिए लागू अलग अलग ब्रिटिश कानूनों से नागरिकों के मन में गुलामी की हीन भावना व्याप्त है। भारतीय दंड संहिता की तर्ज पर देश के सभी नागरिकों के लिए एक समग्र, समावेशी और एकीकृत भारतीय नागरिक संहिता लागू होने से समाज के सैकड़ों जटिल, बेकार और पुराने कानूनों से मुक्ति ही नहीं मिलेगी, बल्कि गुलामी की हीन भावना से भी मुक्ति मिलेगी। अंग्रेजों के कानून आज भी हमारे यहाँ चल रहे हैं। अब हम आपको 14वां
13वां बताते हैं, 13वां कारण, अलग अलग पर्सनल लॉ लागू होने के कारण अलगाववादी कट्टरपंथी मानसिकता बढ़ रही है और हम एक अखंड राष्ट्र के निर्माण की दिशा में त्वरित गति से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। भारतीय दंड संहिता की तरह सभी नागरिकों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक समग्र समावेशी एवं एकीकृत भारतीय नागरिक संहिता लागू होने से एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना पूरा होगा। 14वां कारण और 14वीं समस्या, हिंदू मैरिज एक्ट में तो महिला पुरुष को लगभग एक समान अधिकार प्राप्त है, लेकिन मुस्लिम और पारसी पर्सनल लॉ में बेटियों के अधिकारों में अत्यधिक भेदभाव है। भारतीय दंड संहिता की तरह सभी नागरिकों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक समग्र समावेशी एवं एकीकृत भारतीय नागरिक संहिता का सबसे ज़्यादा फायदा मुस्लिम और पारसी बेटियों को मिलेगा, क्योंकि उन्हें पुरुषों के बराबर नहीं माना जाता है। 15वां कारण और 15वीं परेशानी आप सबके समक्ष मैं बोलूँगा, ध्यान से सुनिएगा आप सभी। अलग अलग पर्सनल लॉ के कारण रूढ़िवादी कट्टरवाद, संप्रदाय क्षेत्रवाद, भाषावाद बढ़ रहा है। देश के सभी नागरिकों के लिए एक समग्र समावेशी और एकीकृत भारतीय नागरिक संहिता लागू होने से रूढ़िवादी कट्टर संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद ही समाप्त नहीं होगा, बल्कि वैज्ञानिक और तार्किक सोच में भी विकास होगा। अब हम आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि आर्टिकल 14 के अनुसार देश के सभी नागरिक एक समान हैं। आर्टिकल 15 जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। आर्टिकल 16 सबको समान अवसर उपलब्ध कराता है। आर्टिकल 19 देश में कहीं भी जाकर पढ़ने, रहने, बसने, रोजगार करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 21 सबको सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है। आर्टिकल 25 धर्म पालन का अधिकार देता है, लेकिन अधर्म पालन का नहीं। रीतियों को पालन करने का अधिकार देता है, लेकिन कुरीतियों को नहीं। प्रथा को पालन करने का अधिकार देता है, लेकिन कुप्रथा को नहीं। देश के सभी नागरिकों के लिए एक समग्र समावेशी और एकीकृत भारतीय नागरिक संहिता लागू होने से आर्टिकल 25 के अंतर्गत प्राप्त मूलभूत धार्मिक अधिकार जैसे पूजा, नमाज या प्रार्थना करने, व्रत या रोजा रखने तथा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च का प्रबंधन करने और या धार्मिक स्कूल खोलने, धार्मिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करने या विवाह निकाह की कोई भी पद्धति अपनाने या इसको मृत्यु पश्चात अंतिम संस्कार के लिए किसी भी तरीका अपनाने के लिए किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं होगा। विवाह की न्यूनतम उम्र, विवाह विच्छेद, तलाक का आधार, गुजारा भत्ता, गोद लेने का नियम, विरासत और वसीयत का नियम तथा संपत्ति का अधिकार सहित उपयुक्त सभी विषय सिविल राइट, ह्यूमन राइट, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी और राइट टू लाइफ से संबंधित है, जिनका न किसी मजहब से संबंध है और न ही धार्मिक या मजहबी व्यवहार किया जा सकता है। लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद भी धर्म या मजहब के नाम पर महिला पुरुष में भेदभाव जारी है। हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 के माध्यम से समान नागरिक संहिता की कल्पना किया था, ताकि सबको समान अधिकार, समान अवसर मिले और देश की अखंडता मजबूत हो। लेकिन वोट बैंक की राजनीति के कारण आज तक समान नागरिक संहिता या भारतीय नागरिक संहिता का एक ड्राफ्ट भी नहीं बनाया जा सका है। जिस दिन भारतीय नागरिक संहिता का एक ड्राफ्ट बनकर सार्वजनिक कर दिया जाएगा, आम जनता विशेषकर बहन बेटियों के लिए लाभ के बारे में पता चल जाएगा। उस दिन कोई भी इसका विरोध नहीं करेगा। सच तो यह है कि जो लोग समान नागरिक संहिता के बारे में कुछ नहीं जानते वही इसका विरोध करते हैं। आर्टिकल 37 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करना सरकार की फंडामेंटल ड्यूटी है। जिस प्रकार संविधान का पालन करना सभी नागरिकों की फंडामेंटल ड्यूटी है, उसी प्रकार संविधान को 100% लागू करना सरकार की फंडामेंटल ड्यूटी है। आप बहुत एकदम इत्मीनान से इस चीज़ को सुनिएगा। मुझे लग रहा है कि कुछ आप हो सकता है बोर हो, लेकिन ये बहुत ही जानकारी ऐसी है जो हमें होनी चाहिए। किसी भी सेकुलर देश में धार्मिक आधार पर अलग अलग कानून नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ आज भी हिंदू मैरिज एक्ट, पारसी मैरिज एक्ट, ईसाई मैरिज एक्ट लागू है। जब तक भारतीय नागरिक संहिता लागू नहीं होगी तब तक भारत को सेकुलर कहना, सेकुलर शब्द को गाली देना है। यदि गोवा के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू हो सकती है, तो देश के सभी नागरिकों के लिए भी भारतीय नागरिक संहिता लागू हो सकती है। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग आधारित अलग अलग कानून 1947 के विभाजन की बुझ चुकी आग में सुलगते हुए धुएं की तरह जो विस्फोट होकर देश के एकता पर कभी भी खंडित कर सकते हैं। इसलिए इन्हें समाप्त करना और भारतीय नागरिक संहिता लागू करना न केवल धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने के लिए, बल्कि देश की अखंडता, एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है।
दुर्भाग्य से भारतीय नागरिक संहिता को हमेशा तुष्टीकरण के चश्मे से देखा जा रहा है। जब तक भारतीय नागरिक संहिता का ड्राफ्ट प्रकाशित नहीं होगा तब तक केवल हवा में चर्चा होगी और समान नागरिक संहिता के बारे में सब लोग अपने अपने तरीके से व्याख्या करेंगे और भ्रम फैलाएंगे। इसलिए विकसित देश में कानून, समान नागरिक संहिता और गोवा में लागू गोवा नागरिक संहिता का अध्ययन करने और भारतीय नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बनाने के लिए तत्काल एक जुडिशियल कमीशन या एक्सपर्ट कमेटी बनाना नितांत आवश्यक है। अश्विनी उपाध्याय जी के द्वारा ये पूरी जानकारी लिखी गई है। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को समझिए और लोगों को शेयर करिए कि पर्सनल लॉ के 15 परेशानियां क्या क्या हैं और इन परेशानियों के निवारण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय पर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।